हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग विनायक दामोदर सावरकर को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं एंड ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है। और इस पार्ट नंबर 2 में हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे विनायक दामोदर सावरकर से, जो कि यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, प्लस कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं जो अदर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ सावरकर के अन्य विचार जो हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप जरूर पूरा देखें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं सावरकर के अन्य आइडियाज़ पर। तो आज का जो है हमारा निरपेक्ष अहिंसा के आलोचक हैं सावरकर। इसको हमें देखना है कि क्रिटिक ऑफ एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस की कैसे ये आलोचना करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कभी कभी कि निरपेक्ष अहिंसा के समर्थक कौन है। तो समर्थक जो है वो गांधी जी हैं। ठीक है, लेकिन सावरकर ने कहीं पर भी निरपेक्ष अहिंसा का समर्थक नहीं किया या समर्थन नहीं किया। ठीक है, सावरकर निरपेक्ष अहिंसा पंथ के कटु आलोचक थे और उसे भिखारियों का पंथ मानते थे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक तो सावरकर कह रहे हैं कि निरपेक्ष अहिंसा का कभी भी समर्थन नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा कि यदि हमें स्वराज की प्राप्ति करनी है तो स्वराज की प्राप्ति में, स्वराज को अचीव करने में हमें कुछ ना कुछ क्रांति करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ अहिंसा के साथ साथ हिंसा भी करनी पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं कि निरपेक्ष अहिंसा हो ही नहीं सकती और मैं इसकी समर्थन में कभी भी नहीं आ सकता। तो ये चीज़ें जो है आपको समझना है कि सावरकर जो है निरपेक्ष अहिंसा के आलोचक हैं, क्योंकि इनका एक मानना है कि क्रांति के दौरान जो है हिंसा अपरिहार्य है या आवश्यक है। निरपेक्ष अहिंसा को सावरकर ने काल्पनिक, पापमय व अनैतिक माना है। इन्होंने कहा कि निरपेक्ष अहिंसा क्या है, काल्पनिक है, पापमय है ये, और अनैतिक भी है। राष्ट्रहित हेतु हिंसा व शक्ति को उचित इन्होंने माना है, ये चीज ध्यान रखना है। इन्होंने कहा कि राष्ट्र में जब हम स्वराज की प्राप्ति करेंगे तो उस स्वराज प्राप्ति में शक्ति और हिंसा तो बहुत ही जरूरी है। बिना शक्ति और हिंसा के हम राष्ट्रहित को प्राप्त नहीं कर सकते। वहीं पर इन्होंने गांधी जी की जो अहिंसा थी उस अहिंसा को इन्होंने नकार दिया, क्योंकि ये अहिंसा को मानते ही नहीं है, ये हिंसा के समर्थक हैं। ये हिंसा और शक्ति का समर्थन करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। सावरकर वॉज हर्ष क्रिटिक ऑफ द कल्ट ऑफ एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस एंड कंसीडर इट द कल्ट ऑफ अ बेगर्स। ठीक है, अब ये जो नॉन वायलेंस है, नॉन वायलेंस की एक तो ये क्रिटिक करते हैं, क्रिटिक करने के साथ साथ ये नॉन वायलेंस को क्या कहते हैं, ये बेगर्स का कल्ट है, बेगर्स का एक पंथ है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, he considered absolute non-violence to be imaginary, sinful and immoral। ये कहते हैं कि जो एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस है, एक तो ये क्या है, इमेजिनरी है, सिंफुल भी है एंड इमोरल भी है। ये he considered force and violence to be justified for the national interest। इन्होंने ये कंसिडर किया कि जब हम नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करेंगे, जब नेशनल इंटरेस्ट को जस्टिफाई करने जाएंगे तो उस टाइम पे हमें वायलेंस एंड फोर्स का यूज करना पड़ेगा, वायलेंस एंड पावर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वहां पे एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ही रिजेक्टेड गांधी जीज नॉन वायलेंस। ठीक है, इन्होंने गांधी जी के नॉन वायलेंस को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये नॉन वायलेंस के सपोर्टर ही नहीं है, ये नॉन वायलेंस को रिजेक्ट करने में बिलीव करते हैं। अब देखिए, ये जो है 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट में। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसलिए ब्रुट्स की तलवार पवित्र है, सावरकर कहते हैं कि इसलिए शिवाजी का बाघनक पावन है, इसलिए इटली में हुई क्रांतियों का रक्तपात उचित एवं कीर्तिवान है, इसलिए चार्ल्स प्रथम का सिरोच्छेदन यानी सिर में छेद करा देना या सिर कटा देना न्यायोचित कार्य है, इसलिए विलियम टेल का तीर जो है ईश्वरीय है, पाशविकता का पाप उन लोगों के सिर पर लगता है जिन्होंने अन्याय को प्रोत्साहित करने का पाप किया है।
ठीक है। तो ये कहते हैं ये सारी चीजें उचित है, शिवाजी का बाघ नख उचित है, इटली में क्रांतियां जो हुई हैं वो उचित है, और चार्ल्स प्रथम का जो सिर कटवा दिया गया ये भी उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि ये सब किसके लिए किया गया? तो ये सब जो है राष्ट्र के हित में किया गया, इसलिए सारे कार्य जो हैं उचित हैं। दैट्स वाई ब्रुट्स sword is a sacred. That's why Shivaji's tiger claw is a holy. That is why bloodshed of the revolution in Italy justified and glorious. That is why the beheading Charles I is the just act. That is why William Tell's arrows is a divine. The sin of savagery falls on the heads of those who committed the sin of the encouraging injustice. ठीक है। तो ये सब किस लिए इनजस्टिस को नहीं माना जाएगा? क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था? नेशनल स्टेट के लिए अपने काम किया था, नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम किया था। तो नेशनल इंटरेस्ट में किया गया कोई भी काम, चाहे वो कितना ही पाप पुण्य क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही सिंफुल क्यों ना हो, वो क्या है? वो एप्रोप्रिएट है, वो लॉजिकल है, वो सही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है योग्यतम की उत्तरजीविता का ये समर्थन करते हैं, सपोर्टर ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सावरकर कहते हैं कि माइट इज राइट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जिसके पास पावर है वही जो है शासन चलाएगा, जिसके पास शक्ति है वही जो है जीवित रहने का उत्तराधिकारी है। तो ये डार्विन का जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का थ्योरी है उसके समर्थन में आते हैं। डार्विन की योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत की ये समर्थक हैं। सावरकर के अनुसार प्राकृतिक चयन का नियम इस सृष्टि तथा संस्था के समाजों में सदैव क्रियाशील रहता है, परिणाम स्वरूप दुर्बल का नाश जो है सदैव होता रहता है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि प्रकृति का नियम है कि संसार में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, संसार हमेशा जो है ये चेंजेबल है, इसमें एक्टिविटी हमेशा होती रहती है। अब इसमें एक्टिविटी इस तरीके से होती है संसार में कि जो वीकर है, जो कमजोर हैं वो तो समाप्त हो जाते हैं, और जो पावरफुल हैं, जो शक्तिशाली हैं, वही जो है अपने आप को फिटेस्ट पाते हैं, वही अपने आप को सर्वाइवल कर पाते हैं। जो वीकर हैं वो मर जाते हैं, जो शक्तिशाली हैं वो हमेशा जीवित रहते हैं। ठीक है। सावरकर वाज अ सपोर्टर ऑफ द डार्विन्स थ्योरी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। According to Savarkar, law of nature selection is the always active in the universe and the societies of the world as a result to weak always perish। ठीक है। ये कहते हैं कि वीक जो होते हैं हमेशा पेरिस हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और नेचुरल लॉ है क्या है कि लॉ का नेचर ही है कि इस लॉ में इस जो हमारा यूनिवर्स है ये यूनिवर्स हमेशा जो है एक्टिव रहता है। इसमें जो भी वीक पाया जाएगा, जो भी कमजोर होगा वो क्या होगा? वो पेरिस हो जाएगा, और जो पावरफुल होगा वो अपने आप को सर्वाइव कर ले जाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी में ये इनका बिलीव है, योग्यतम की उत्तरजीविता के ये समर्थक हैं, यानी कि कह सकते हैं कि माइट इज राइट के ये सपोर्टर हैं। फिर देखिए, अन्यायपूर्ण व क्रूर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति व हिंसा नीति का समर्थन किया, जबकि गांधी जो थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये हिंसा और क्रांति का समर्थन नहीं करते थे। गांधी जी क्रांति का समर्थन तो करते थे, लेकिन वो क्रांति कैसी होनी चाहिए? अहिंसक, ध्यान रखना। ठीक है। गांधी जी ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति का समर्थन किया, लेकिन क्रांति जो है वो अहिंसक तरीके से होगी। लेकिन वहीं पर सावरकर की बात करें तो सावरकर ने क्रांति का भी समर्थन किया है, और क्रांति में हिंसा का भी समर्थन इन्होंने किया है। इन्होंने कहा कि जो सर्वाइवल, जो पावरफुल है, ठीक है, जो योग्यतम है, वही जो है सर्वाइव करेगा, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट हो चाहे वो भारत की गवर्नमेंट हो। ठीक है। अगर भारत के पीपल्स में, इंडियन लोगों में अगर पावर होगा तो वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, अपने स्वराज को वो अचीव कर लेंगे। अगर उनके अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की पावर नहीं होगी तो वो क्या हो जाएंगे? क्लैश हो जाएंगे, पेरिस हो जाएंगे। ठीक है। सपोर्टेड द पॉलिसी ऑफ अ रेवोल्यूशन एंड वायलेंस अगेंस्ट द अनजस्ट एंड क्रूअल ब्रिटिश रूल वाइल गांधी वाज अगेंस्ट वायलेंस। आपको पता ही है गांधी जी वायलेंस के अगेंस्ट में है। तो जब हम गांधी पढ़ेंगे तो गांधी के जितने भी आइडियाज हैं, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, है ना, और जितने भी जो भी आइडिया हैं, चाहे वो सोशल सर्वोदय का आइडिया हो, जो भी आइडिया हो, उन सबको एक एक करके वहां पर समझेंगे। अब देखते हैं, स्वराज के समर्थक हैं और स्वधर्म के भी ये समर्थक हैं, सपोर्टर ऑफ स्वराज एंड स्वधर्म। सावरकर कांग्रेस की राष्ट्रवाद संबंधी अवधारणा के आलोचक हैं। इन्होंने कांग्रेस की जो राष्ट्रवाद की अवधारणा थी, कांग्रेस की जो भारत छोड़ो आंदोलन था, गांधी का जो भारत छोड़ो आंदोलन था,
उस भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, तो सावरकर ने कांग्रेस की राष्ट्रवाद संबंधी जो अवधारणा कांग्रेस ने दी थी, उस राष्ट्रवाद संबंधी अवधारणा का इन्होंने आलोचना किया है। क्यों किया है? क्योंकि सावरकर के अनुसार क्या है, कांग्रेस का राष्ट्रवाद जो है वो क्षेत्रीय राष्ट्रवाद है, जो केवल भारत के भूभाग पर रहने वाले समस्त लोगों को राष्ट्र का अभिन्न अंग मानता है, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। ठीक है, तो जो कांग्रेस का राष्ट्रवाद है वो क्षेत्रीय राष्ट्रवाद तक सीमित है, इसीलिए जो है सावरकर ने कांग्रेस के राष्ट्रवाद का विरोध किया है। अब सावरकर के राष्ट्रवाद में दो चीजें नहीं ऐड होती हैं, एक तो मुस्लिम नहीं ऐड होते हैं, दूसरा ईसाई यानी कि क्रिश्चियन। सावरकर के राष्ट्रवाद में ये दो चीजें या दो वर्ग जो है इंक्लूड नहीं है, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। हालांकि ये सब क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन आपको अपना इस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, सपोर्टर ऑफ द स्वराज एंड स्वधर्म, सावरकर वाज ए स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ द कांग्रेस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। क्यों इन्होंने कांग्रेस के नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट का क्रिटिसाइज किया है? तो अकॉर्डिंग टू सावरकर, कांग्रेस नेशनलिज्म इज अ रीजनल नेशनलिज्म। ठीक है, कांग्रेस का जो नेशनलिज्म है वो रीजनल नेशनलिज्म है, इसीलिए सावरकर ने कांग्रेस के नेशनलिज्म का ऑपोजिशन किया है, विच कंसीडर ऑल द पीपल लिविंग ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। नेक्स्ट देखिए आगे, कांग्रेस की विचारधारा भारतीय राज्य का प्रतीक है, भारतीय राष्ट्र का नहीं। ठीक है, तो इसलिए भी इन्होंने आलोचना की है। एक तो कांग्रेस का जो राष्ट्रवाद है वो क्षेत्रीय राष्ट्रवाद है, दूसरा कांग्रेस की जो विचारधारा है वो भारतीय राज्य को संबोधित करती है, भारतीय राज्य का समर्थन करती है, जबकि सावरकर चाह रहे हैं कि भारत में राष्ट्र का निर्माण हो। ठीक है, भारत में हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो। आपको अंतर पता होना चाहिए कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर होता है। ठीक है, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर होता है अगर समझें तो एक राज्य के आवश्यक तत्व क्या होते हैं? राज्य में जनता, सरकार, भूभाग प्लस संप्रभुता, ये तो राज्य के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, अब अगर बात करें राष्ट्र के क्या तत्व हैं, तो ये चारों तो इंक्लूड होंगे, जनता, सरकार, आवश्यक भूभाग और संप्रभुता, ये चार, प्लस इसके अलावा दो चीजें और ऐड होती हैं, सांस्कृतिक विविधता ठीक है, संस्कृति प्लस भाषा या क्षेत्रीय महत्व, इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीजें आप इसमें और ऐड कर सकते हैं इसके अलावा। तो जब ये दो चीजें और ऐड हो जाएंगी तो फिर आपका जो है राष्ट्रवाद या राष्ट्र की भावना जो है पूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएगी। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, है ना। किसी ने राज्य के 4 आवश्यक तत्वों के बारे में बात की है, तो आप जब ये पीजीटी का एग्जाम देते हैं, गार्नर, मैकाइवर, इन सबको आप पढ़ते हैं, वहां पर ब्लंट्सले, लीकॉक ने क्या बोला, है ना, इन सब के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर तरीके से, जो पीजीटी में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए आप लोग परेशान न रहे। अब देखिए, सावरकर का जो राष्ट्रवाद है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, यानी 4 तत्व तो मिलते ही मिलते हैं, प्लस संस्कृति भी इसमें जुड़ी हुई होती है। संस्कृति प्लस धर्म, ये सारी चीजें जो है राष्ट्रवाद में जुड़ जाती है, जो राष्ट्र के निर्माण में क्षेत्रीय एकता की अपेक्षा धार्मिक, प्रजातीय, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एकताओं को ज्यादा महत्व ये देता है। ठीक है, तो सावरकर के राष्ट्रवाद में, सावरकर का राष्ट्रवाद कैसा है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जबकि जो कांग्रेस का राष्ट्रवाद है वो क्षेत्रीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, The ideology of Congress is a symbol of Indian state, not a Indian nation. Savarkar's nationalism is a cultural nationalism which gives the more importance to religious, racial and cultural and historical unity than the regional unity in the formation of a nation. देखिए, सावरकर कांग्रेस के स्वराज की मांग को भी भ्रामक मानते हैं। ठीक है, कांग्रेस के स्वराज की मांग को भी सावरकर ने नकार दिया या भ्रामक माना। सावरकर के अनुसार स्वराज को केवल
हिंदुत्व के संदर्भ में समझा जा सकता है। ऐसा स्वराज जो स्वधर्म अर्थात हिंदू की जड़ों से कटा हुआ हो, उसका कोई महत्व नहीं होता। तो सावरकर कहते हैं कि स्वराज का तात्पर्य क्या है? हिंदुत्व। अगर जो हिंदुत्व नहीं है, जो व्यक्ति हिंदुत्व से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके लिए स्वराज का कोई महत्व नहीं है। तो स्वराज की जो कांग्रेस की मान्यता थी, कांग्रेस की स्वराज की मान्यता में अन्य वर्गों को भी जोड़ा गया था, जैसे मुस्लिम और सिख, ठीक है, इन ये वर्ग भी जुड़े हुए थे। तो सॉरी, मुस्लिम और ईसाई, ठीक है। तो सावरकर ने मुस्लिम और ईसाइयों को जो है हिंदुत्व की संकल्पना में, हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट में ऐड नहीं किया है। इनको इन्होंने कहा कि ये लोग हिंदू नहीं है। ही कंसीडर्ड द कांग्रेस डिमांड फॉर अ स्वराज टू बी मिसलीडिंग। अकॉर्डिंग टू सावरकर, स्वराज कैन ओनली बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ हिंदू। तो इन्होंने कहा कि हम स्वराज को केवल हिंदुत्व के कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में समझ सकते हैं, सच एज स्वराज विच इज कट ऑफ फ्रॉम द स्वधर्म हिंदू रूट्स हैज नो सिग्निफिकेंस। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हिंदुत्व और हिंदू के रूट से कटा हुआ है, उसके लिए स्वराज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। सावरकर ने अपनी पुस्तक, फेमस बुक इनकी द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो 1857 के नाम से है, इनका पूरा बुक का नाम है, ठीक है, द वॉर ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 में इन्होंने लिखा कि स्वराज व स्वधर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। स्वधर्म के बिना स्वराज बेकार है और स्वराज के बिना स्वधर्म क्या है? शक्तिहीन है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। ये किसका कथन है? सावरकर का। ये भी पूछ सकता है कि सावरकर ने किस पुस्तक में ऐसा कहा, ठीक है। सावरकर धर्मनिरपेक्ष राजनीति के आलोचक हैं। ये कहते हैं कि राजनीति में धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता की आलोचना करते हैं। जैसा कि कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया, लेकिन इन्होंने कहा कि राजनीति जो होगी वो हिंदुत्व के आधार पर होगी, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। सावरकर रोट इन हिज बुक द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, स्वराज and Swadharma are not opposed to each other. Swaraj without Swadharma is a meaningless and Swadharma without Swaraj is a powerless. ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर कोटेशन मैंने ऐड किया है। और ये बुक खास करके द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 में इन्होंने स्वराज और स्वधर्म के बारे में जो कोटेशन दिया है, इस कोटेशंस को आपको याद रखना है। सावरकर वॉज अ क्रिटिक ऑफ अ सेकुलर पॉलिटिक्स। तो इन्होंने सेकुलर पॉलिटिक्स की इन्होंने क्रिटिसाइज की है। ये सेकुलर पॉलिटिक्स के सपोर्टर नहीं है, ठीक है। अब सावरकर के कुछ सामाजिक विचारों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सावरकर सोशल व्यूज या सोशल आइडियाज इनके। सावरकर हिंदू समाज में व्याप्त जाति प्रथा व अस्पृश्यता के ये विरोधी हैं या विरोधी थे, ठीक है। जाति विहीन हिंदू समाज के आदर्श की प्राप्ति के लिए सावरकर ने अछूतों के मंदिर में प्रवेश का समर्थन किया। फिर साथ के साथ अंतरजातीय विवाह, फिर अंतरजातीय भोज का भी इन्होंने समर्थन किया, जिससे कि इनका मानना था कि अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय भोज और इन सब चीजों को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे हिंदुत्व की भावना बढ़ेगी, हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी, जो कि भारतीय राष्ट्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। सावरकर वॉज ए स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी प्रिविलेंट इन द हिंदू सोसाइटी। To achieve the ideal of the casteless Hindu society, सावरकर supported temple entry untouchables। सावरकर ने कहा कि टेम्पल्स में भी अनटचेबल्स को भी इसमें उनको एंट्री मिलनी चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज को इन्होंने सपोर्ट किया और इंटरकास्ट फीस्ट को भी इन्होंने सपोर्ट किया। तो इस तरीके से इनका सपोर्ट करने के पीछे एक मोटिव था कि हिंदुत्व की जो भावना है, हिंदुत्व का जो आइडियलिज्म है इनका, उस आइडियलिज्म को प्रमोट करना है। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर कुछ एग्जाम बूस्टर के जैसा ही है, आप उसको ईयर वाइज याद रखेंगे कि 1899 में क्या हुआ। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला की शुरुआत की, ठीक है। मित्र मेला जो है सावरकर से जुड़ा हुआ संस्था, ठीक है। फिर 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी, ठीक है। और 1910 में हथियारों की खरीद और वितरण, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने और देशद्रोही जैसे भाषण देने के आरोप में इनको लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। 1911 में नासिक षड्यंत्र केस में, नासिक षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1909 में हुआ था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नासिक षड्यंत्र केस 1909 में हुआ था, लेकिन इस केस के संबंध में इनको सजा मिली कब? 1911 में,
ठीक है। अंडमान की सेलुलर जेल में इनको काला पानी की सजा मिल गई, ठीक है। किसकी सजा मिली थी? काला पानी की सजा, ठीक है। फिर 1921 में ये लगभग 10 साल के बाद ये जेल से बाहर आ जाते हैं। 1923 में इन्होंने हिंदुत्व नामक बुक लिखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर 1924 में रत्नागिरी हिंदू महासभा का गठन किया। 1937 में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हिंदू महासभा में शामिल हुए और इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बनते हैं? तो 1937 में बनते हैं और 7 साल तक हिंदू महासभा के पद पर ये बने रहते हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष के पद पर ये बने रहते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना करते हैं और हिंदू महासभा के पद से ये इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। 1948 में उन पर महात्मा गांधी के हत्यारों को में सहसाजिशकर्ता के रूप में इनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से कुछ ईयर वाइज इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स को आपको याद रखना है। वही सेम इवेंट्स आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे। 1899 में आपको नासिक में इन्होंने मित्र मेला नामक एक सीक्रेट सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट की। फिर 1904 में इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन किया। फिर 1910 में इनको जो है नासिक का जो कॉन्स्पिरेसी है, अरेस्टेड, लंदन में इनको अरेस्ट किया गया 1910 में। फिर 1911 में इनको जैक्सन के मर्डर के थ्रू नासिक कॉन्स्पिरेसी में इनको जो है सेलुलर जेल में 50 ईयर्स के लिए इनको पनिशमेंट मिली। फिर 1921 में जेल से रिलीज हो जाते हैं। 1923 में हिंदुत्व के ऊपर इन्होंने अपना कुछ कोटेशंस दिया, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी। 1924 में ये हिंदू महासभा में, रत्नागिरी में हिंदू महासभा की स्टैब्लिशमेंट करते हैं। 1937 में हिंदू महासभा को ये ज्वाइन कर लेते हैं और हिंदू महासभा के ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं फॉर द 7 ईयर्स के लिए, ठीक है। ये याद रखना है, 1937 में ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर 1942 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का ये इन्होंने विरोध किया और 1948 में गांधी जी के जो को कॉन्स्पिरेटर थे उनके संबंध में इनका नाम जोड़ दिया गया कि महात्मा गांधी की डेथ में भी इनका कहीं ना कहीं रोल है, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को अगर याद रखेंगे ईयर वाइज तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी। कुछ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगा लेते हैं, हालांकि इसमें मैं क्वेश्चन ज़्यादा ऐड नहीं कर पाया हूँ और क्वेश्चन ऐड ना कर पाने की वजह है कि मेरे पास थोड़ा टाइम का इशू है और कॉलेज स्टार्टेड हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। चलिए, विनायक दामोदर सावरकर ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी, ठीक है। किसकी स्थापना इन्होंने की? तो इन्होंने इंडिया हाउस या आज़ाद हिंद फौज या फिर समग्र सावरकर या अभिनव भारत। तो इन्होंने अभिनव भारत की जो है स्थापना की थी 1904 में, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर आपको ईयर भी दे दिया था, देखना यहां पर आपको मिलेगा 1904 अभिनव भारत, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर? तो अभिनव भारत इन्हीं के द्वारा फाउंडेड किया गया था। कब किया गया था? 1904 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा है। वह हिंदू महासभा के एक प्रमुख सदस्य थे। 1937 में, याद रखना, ये हिंदू महासभा के 1937 में हिंदू महासभा के को इन्होंने ज्वाइन किया और इसके ये प्रेसिडेंट बन गए, इसके अध्यक्ष बनते हैं। कब तक? 1942 तक, नहीं, ये 7 ईयर्स तक रहते हैं, ठीक है। और फिर इसमें आप इसको एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते रहिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। 1952 में जो है संस्था को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। किस संस्था को समाप्त कर दिया गया? अब मित्र मेला जो इन्होंने संगठन बनाया था, ठीक है, इस वजह से इनकी जो संस्था बनाई गई थी उस संस्था को ये बाद में समाप्त कर देते हैं। वही चीजें आपको इंग्लिश में दिखाई देगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में किस क्रांतिकारी समाज का गठन किया था? तो अभिनव भारत सोसाइटी। जस्ट अभी वही क्वेश्चन है, रिपीटेड फॉर्म में है, तो क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है सीडीएस के पेपर में, ठीक है, तो सीडीएस के पेपर में आया है तो नेट के पेपर में भी आ सकता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट सोसाइटीज वाज फॉर्म्ड बाय द विनायक दामोदर सावरकर इन 1904? तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट इन्होंने की है। यहाँ पे आपको 4 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन है, सावरकर के बारे में कौन सा कथन सही है
आइडेंटिफाई करना है कौन सा कथन सही है। उन्होंने अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, तो बिल्कुल करेक्ट है, 1904 में इस संस्था को बनाया था इन्होंने। उन्होंने राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने मैजनी की जीवनी भी लिखी, तो बिल्कुल सही है, मैजनी के जीवन का प्रभाव इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखा, जो 1857 के विद्रोह का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फिर चौथा है, ब्रिटिश कैद से बचने के लिए वह नौकायन से या जहाज से कूद जाते हैं समुद्र में, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बी डी सावरकर, और ये इज करेक्ट, ठीक है। ही फाउंडेड द अभिनव भारत रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन 1904। He wrote the biography of a Majni and to inspire the Indian nationalist, बिल्कुल करेक्ट है। He also wrote the Indian War of Independence 1857, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, इन्होंने हिंदुत्व जो बुक लिखी है, हिंदुत्व कब लिखी है, विच ईयर बताना, ठीक है। He jumped into the sea from the sailing ship escaped British कैप्टिविटी, तो ये भी करेक्ट है। इस हिसाब से चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, सावरकर के केंद्रीय विचारों में क्या शामिल है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैंने इग्नू की बुक से बनाया है, और क्वेश्चन बनाने को तो मैं 100 क्वेश्चन में बना सकता था, लेकिन टाइम का इशू है। जब हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, तो सावरकर के ऊपर हम लगभग 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगा लेंगे, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें आपका ये सारी चीजें एक इंक्लूडेड फॉर्म में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सावरकर के केंद्रीय विचारों में क्या शामिल है, तो हिंदुत्व इनके विचारों में शामिल है, आपको पता है, राष्ट्रवाद शामिल है और मानक संकल्पना भी शामिल है, तो तीनों चीजें इनके विचारों में शामिल है, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। सावरकर सेंट्रल आइडिया इंक्लूडेड हिंदुत्व, नेशनलिज्म एंड नॉर्मेटिक कॉन्सेप्ट। नॉर्मेटिक कॉन्सेप्ट का मतलब है कि दोनों उपरोक्त आइडियाज जो हैं इनके आइडियाज में शामिल हैं, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आपका ये टॉपिक सावरकर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे, जिस पर भी बनेगा विवेकानंद या जो भी न्यू टॉपिक होंगे, पहले हम न्यू टॉपिक को कवर कर लेंगे, देन उसके बाद एम.एन. रॉय, क्या कहते हैं, अरविंदो, गांधी, अंबेडकर, है ना, राम मनोहर लोहिया, जेपी, इन सबको हम लास्ट में कवर करेंगे। पहले हम न्यू थिंकर्स को कवर कर लेंगे, देन उसके बाद हम ओल्ड थिंकर्स जो आप लोगों के फेवरेट हैं उनको हम कवर करेंगे। लेकिन आप किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर्स को आप स्किप नहीं कर सकते, सारे टॉपिक्स एंड चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही हो, आपको लग रहा है कि फ्री में कंटेंट मिल रहा है, तो ये काम का कंटेंट है, तो प्लीज़ आप कमेंट और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लाऊंगा, और थोड़ा सा आप लोग मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।